विद्यार्थियों, बिंदु हमारा चल रहा था काव्य दोष, और काव्य दोष में हमने प्रारंभिक 4 काव्य दोष जो थे उनको हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था, जान लिया था। 4 काव्य दोषों में अक्रमत्व दोष तक हम उस समय पहुंच गए थे, और 5वां आपका जो काव्य दोष है वो है दुष्क्रमत्व, अर्थात जहाँ काव्य पंक्ति में लोक व शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन किया गया हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। तो उदाहरणार्थ हम लेते हैं जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाओ। बेग लजाओ, लजायो, यो करो इसको। ठीक है, तो ये काव्य पंक्ति है। तो देखिए इस काव्य पंक्ति में ये जो काव्य पंक्ति है हमारे पास, मारुत नंदन अर्थात हनुमान जी से कहा गया है, मारुत को अर्थात वायु को, मन को और खगराज को बेग लजाओ। तो देखिए आपको इसमें देखना क्या है कि जो मन की गति है वो खगराज की गति अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़, तो गरुड़ की गति से ज़्यादा मन की गति मानी गई है लोक व्यवहार में, शास्त्रों में। तो यहाँ लोक व्यवहार और शास्त्रों में विहित जो क्रम है उसका उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, अर्थात मन की गति को खगराज की गति से कम माना है, जबकि मन की गति खगराज की गति से ज़्यादा होती है। तो इसमें जो मन है ये खगराज के बाद आना चाहिए था। देखिए मारुत अर्थात हवा से ज़्यादा गति खगराज की मानी गई है और खगराज से भी ज़्यादा गति मन की मानी गई है। तो इसके बाद खगराज आना चाहिए और खगराज के बाद मन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस काव्य पंक्ति में खगराज को बाद में लिखा है और मन को पहले लिखा है। तो लोक व शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन किया गया है, अतः यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष आया है। अगला है छठा आपके जो दोष है वो है अप्रीतत्व। अप्रीतित्व, प्रतितत्व है, अप्रीतत्व, अप्रतितत्व दोष माना है, और अप्रतितत्व दोष में माना है कि लोक व्यवहार में नए प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्द
शास्त्रीय शब्द शब्द का प्रयोग लोक व्यवहार में नए प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्द का प्रयोग होने पर प्रतितत्व दोष होता है। जैसे तत्वज्ञान की ज्योतिषों भो आयुष को भो आशय को नाश, भो आशय को नाश। तो देखिए इसमें जो ये पंक्ति है इसमें जो ये शब्द है आश्य, ये आश्य शब्द है। ये शब्द योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। किसका? योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, लेकिन ये लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं है। उन्हें सुन लीजिए कि इसमें जो ये आशय शब्द है ये योग शास्त्र के लिए प्रचलित शब्द है, लेकिन लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं है। और यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति पर जहां बनती है कि जहां लोक व्यवहार में नए प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग होता है, वहां प्रतितत्व दोष होता है। तो यहां पर जो ये आशय शब्द है ये योग शास्त्र के लिए शास्त्रीय शब्द है, लेकिन लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं है। अतः यहां पर अप्रतितत्व दोष है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जहां बनती हैं वहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहां अप्रतितत्व दोष होता है। अब सातवां जो दोष है आप लोगों के वो है क्लिष्टत्व दोष।
क्लिष्ट तत्व दोष। जहां काव्य पंक्ति में ऐसे काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आता है, वहाँ क्लिष्ट तत्व दोष होता है। जैसे पुनः परिभाषा को एक बार देख लीजिए गौर से कि जहाँ काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आता है, वहाँ पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है। जैसे देखिए आजा सहेली, तासु रिपु, ता जननी, भर्तार, ताके, सुत के, मित्र को, सुमरो, सुमरो, बारंबार। ये एक पद दिया गया है सूरदास जी का कि अजा सहेली तासु रिपु ताजननी भरतार, ताके सुत के मित्र को, सुमरो बारंबार। तो देखिए इसमें इन शब्दों का अर्थ कि अजा सहेली, तासु रिपु, तासु रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को, ये ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आ रहा।
अब जब इनका अर्थ ही आसानी से समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ये क्लिष्ट तत्व दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम इनके अर्थ को आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, कहने का तात्पर्य इसमें सूरपद है, सूरदास जी का है। उनका कहना है कि अजा सहेली, अजा मिस बकरी, बकरी की सहेली कौन? भेड़, और भेड़ उसका शत्रु, रिपु, रिपु में दुश्मन या शत्रु, उसका शत्रु कौन? बरसात या बादल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई वर्षा में भीगने से और भेड़ की सेहत है वो खराब हो जाती है। तो उसका शत्रु कौन हुआ? बादल हुआ। बादल, बादलों की जननी, बरसात की जननी कौन? बादल नहीं है। और उसका भरतार, बादलों का स्वामी कौन? इंद्र। इंद्र, और इंद्र के पुत्र कौन? अर्जुन। अर्जुन, और अर्जुन के मित्र कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का स्मरण बार बार करो। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि मुझसे कहा गया कि तुम श्री कृष्ण का स्मरण बार बार करो। तो उन्होंने इस बात को सीधा नहीं कह करके और इस तरीके से उसे कहा है, हमारे बीच में रखा है कि जिसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो जहाँ काव्य पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आता है, वहाँ पर क्लिष्ट दोष होता है। तो इसमें ये दोष पाया गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 8वां जो दोष है आप लोगों के, वो है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व या अश्लीलता कह लीजिए, अश्लीलत्व दोष। तो इसमें देखिए, जहां काव्य पंक्ति में लज्जाजनक, घृणाजनक, लज्जाजनक, घृणाजनक या अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण हम लें, लगे थूक कर चाटने
अभी श्रीमान। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। तो ये पंक्ति हमने लिखी है। दूसरा हम लिखें स्थिर अंगद का पाद। तो देखिए दोनों को ही देखिए। पहला जो उदाहरण है हमारा, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। ये जो उदाहरण हमने लिया है, इस उदाहरण में थूक कर चाटना लज्जाजनक या घृणाजनक, विशेष तौर से घृणाजनक प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो घृणाजनक शब्द का प्रयोग किया गया। थूक कर चाटना घृणाजनक है। और इसमें देखिए दूसरा जो उदाहरण है, इसमें पाद शब्द है, पाद। तो देखिए सामान्य तौर पर पाद अपान वायु जो होती है, जिसे मलद्वार द्वारा निकाला जाता है, उसको कहा जाता है। लेकिन साहित्यिक भाषा में पाद पैर को कहा जाता है। किसको? चरण या पैर को कहा जाता है। चरण या पैर को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में इतना ज़्यादा प्रचलित शब्द नहीं है। पाद शब्द का प्रयोग अक्सर अपान वायु के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसमें ये क्या घृणाजनक सा प्रतीत होता है, लज्जाजनक कह लीजिए। इस शब्द का प्रयोग करते हुए लज्जा का अनुभव होता है। तो इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर बनती है, वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। तो ये कुछ दोष थे आप लोगों के। अब इसमें से 4 दोष और आप लोगों के रह गए हैं। ये 8 हो गए, 4 दोष और हैं, जिनको अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों को हम करवाएंगे, समझाएंगे। इसी में देखिए एक उदाहरण और मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। इसका एक और उदाहरण है जो कि इस अश्लीलत्व दोष को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है। हुए मंजरित च्युत मनोहर। हुए मंजरित च्युत मनोहर। तो देखिए ये उदाहरण दिया गया है, साहित्यिक शब्द का प्रयोग है। जो ये शब्द है, इसका अर्थ होता है साहित्य में आम। क्या होता है? आम होता है। यानी कि आम के जो पौधे हैं वो मंजरित हो गए हैं, अर्थात उन पर पुष्प निकल आए हैं। मंजरियाँ, उसमें आम के जो फूल होते हैं उनको मंजरी कहा जाता है। तो वो मंजरित हो गए हैं, अर्थात पूर्ण रूपेण पुष्पित हो गए हैं, ऐसा इसमें और मन को
हरने वाले हैं, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये जो शब्द है ये लोक प्रचलित नहीं है, अर्थात इसका प्रयोग करते समय ये अश्लील सा प्रतीत होता है, इसलिए इसमें अश्लीलत्व दोष आया है। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के शब्द जहाँ पर आ जाते हैं कि जिनका प्रयोग करते समय लज्जा का, घृणा का अनुभव हो, वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। थैंक यू।